हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग वेब सर्वर को जानेंगे। तो वेब सर्वर काफ़ी वेब सर्वर्स अवेलेबल है। तो लेकिन अपाची, एनजीनेक्स, टॉमकैट ये कुछ पॉपुलर वेब सर्वर्स है। अपाची ज़्यादातर यूज़ होता है। ऑलमोस्ट 40% वेबसाइट्स जो है पूरी दुनिया में, उसमें अपाची वेब एज अ वेब सर्वर यूज़ होता है। ओके, तो अपाची के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बेसिकली। तो अपाची इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑफ वेब सर्वर दैट इज यूज्ड बाय अप्रॉक्स 40% ऑफ वेबसाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ज़्यादातर अपाची या फिर HTTP यही यूज़ होता है, राइट। देन सर्वर्स के काफ़ी टाइप्स होते हैं, जैसे मेल सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, वेब सर्वर होता है और फाइल सर्वर होता है। तो अभी इन चारों सर्वर्स में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट इसमें बताता हूँ। तो वेब सर्वर जो होता है, मान लीजिए कि एक फिजिकल सर्वर है या फिर एक वर्चुअल मशीन है। उसमें अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज अगर इंस्टॉल कर देंगे तो वो मेल सर्वर बन जाएगा, राइट। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है दैट इज मेल सर्वर का जो सॉफ्टवेयर है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, तो उसको इंस्टॉल कर दिया तो मेल सर्वर हो गया। अभी मेल सर्वर एक SMTP प्रोटोकॉल यूज करता है, तो उस SMTP प्रोटोकॉल को हमें इनेबल भी करना पड़ेगा। सो दैट इज द मेल सर्वर। और जो मेल सर्वर है वो SMTP प्रोटोकॉल यूज करता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, समथिंग लाइक दैट। ओके, उसके बाद में आता है हमारा डेटाबेस सर्वर। तो सेम चीज है, फिजिकल मशीन या वर्चुअल मशीन होगी आपके पास, तो उसमें अगर आप MySQL, MariaDB, Oracle, ठीक है, जो कोई भी आप डेटाबेस है उसको अगर उस सॉफ्टवेयर को या DBMS को अगर आप इंस्टॉल कर दोगे तो वो जो सर्वर है उसे हम लोग डेटाबेस सर्वर कहेंगे। तो अभी डेटाबेस सर्वर TCP/IP प्रोटोकॉल यूज करता है, राइट। तो TCP/IP प्रोटोकॉल पे ये डेटाबेस सर्वर जो है वो चलेगा। देन देयर इज ए वेब सर्वर। अभी वेब सर्वर मतलब अगर आप अपाची का पैकेज इंस्टॉल करो या एनजीनेक्स इंस्टॉल करो, टॉमकैट इंस्टॉल करो, तो अगर आप वेब सर्वर इंस्टॉल करते हो फिजिकल मशीन में तो वो वेब सर्वर कहलाएगा। देन इसके लिए आपको HTTP प्रोटोकॉल को इनेबल करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि उसी पोर्ट से तो मतलब जो डेटा है वो कैरी होगा, राइट। अगर आप वो पोर्ट ही अगर बंद रहेगा, राइट, 8080 HTTP प्रोटोकॉल का पोर्ट है, तो अगर उस पोर्ट को ही अगर आप बंद कर दोगे तो डेटा जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा, राइट। वो कैरी नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसके लिए हमको HTTP प्रोटोकॉल जो है उसको इनेबल करना पड़ेगा। HTTP प्रोटोकॉल एंड HTTPS दोनों सर्विसेज जो है उसको इनेबल करना पड़ेगा, उनके पोर्ट जो है वो ऑन करने पड़ेंगे, फायरवॉल में उसको ऐड करना पड़ेगा, राइट। ओके, एंड फाइल सर्वर। अभी फाइल सर्वर मतलब क्या होता है कि जैसे नेटवर्क पे रेडीली जो फाइल्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका शेयर पॉइंट हो गया, तो शेयर पॉइंट पे ऑनलाइन आप नेटवर्क पे फाइल्स को जो है वो आप एडिट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। सो दैट इज फाइल सर्वर, ठीक है। तो उसी सर्वर को फाइल सर्वर कहते हैं। तो अभी ये फाइल सर्वर FTP प्रोटोकॉल का यूज करता है, ठीक है, NFS सिस्टम का यूज करता है। तो इसी को फाइल सर्वर कहते हैं। तो ये जस्ट बेसिक सी चीज है जो मैंने आपको बताई है। तो बेसिकली यही होता है सर्वर के टाइप्स, ठीक है। तो एज पर सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर आप उस पर इंस्टॉल कर रहे हो तो उसी को लेके आप उस सर्वर को नाम दे रहे हो, राइट। ओके, देन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर सॉफ्टवेयर। तो जो भी सर्वर सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल करोगे तो आपका जो फिजिकल सर्वर है वो सर्वर बन जाएगा। सो ऑल दीज एप्लीकेशंस में एक्सेस अ लॉट ऑफ फाइल्स सेव्ड ऑन अ फिजिकल सर्वर एंड अप्लाई देम फॉर मेनी ऑब्जेक्टिव। तो सेम चीज है, जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो उसको सर्व करेगा, राइट। तो अगर आपको डेटाबेस इंस्टॉल करना है तो आप डेटाबेस बना लो। अगर आपको मेल सर्वर बनाना है, मेल सर्वर बना लो, वेब सर्वर बनाना है, वेब सर्वर बनाओ। सो इट डिपेंड्स ऑन यू।
then the aim of the web server is to deliver website over the internet. It behaves as a middleman among the client machine and server. To achieve that aim, it can pull the content through the server over every user request. Also it delivers this request to the web. ओके, तो अभी क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक मोबाइल है, मैंने मोबाइल से एक वेबसाइट ओपन की है मेरे मोबाइल में, तो क्या होगा कि मोबाइल जो है ये क्लाइंट हो गया, राइट, और वो जो है सर्वर से उसने मोबाइल ने रिक्वेस्ट भेजा है सर्वर को कि मुझे ये वेबसाइट चाहिए, देखनी है मुझे ये वेबसाइट। तो रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर पे, फिर सर्वर से रिस्पॉन्ड आएगा, राइट। सो आपके मोबाइल से रिक्वेस्ट जाएगा, रिस्पॉन्ड कौन देगा? रिस्पॉन्ड सर्वर देगा। और तो फिर ये जो डेटा है, ठीक है, तो आपका जो वेब ब्राउजर है वहां से रिक्वेस्ट जाएगा, राइट, और फिर वो रिक्वेस्ट जाएगा आपके वेब सर्वर पे, अपाची वेब सर्वर पे। अपाची वेब सर्वर क्या करेगा? रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और जो डेटा है वो फेच करके वो जो डेटा है वो भेज देगा, राइट। इट मींस रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट। सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड, इसी बेसिस पे ये सब चीजें चलती हैं। सो और इनमें जो हमारा वेब सर्वर है एज अ मिडलमैन काम करता है, राइट। ओके, उसके बाद वेब सर्वर execute files specified in a different type of programming languages like Java, Python, PHP and many others. Web server turn these files into static HTML files. Okay. तो अभी क्या होता है कि जैसे मेरा एक फिजिकल मशीन है, उसमें मैंने वेब सर्वर इंस्टॉल कर दिया है। वेब सर्वर इंस्टॉल करके मैंने पोर्ट्स ओपन कर दिए, मेरा वेब सर्वर ठीक से चल रहा है, राइट। अभी मैं क्या कर दूंगा कि मैंने मेरा एक डोमेन है, फॉर एग्जाम्पल harshilpawnikar.com, ये मेरा डोमेन है और मैंने मेरा वेबसाइट डिजाइन की है। तो जो भी वेबसाइट मैंने डिजाइन किया होगा उसमें मैंने ऑफ कोर्स वो HTML CSS में वो पेज रहेगा, राइट। तो उसमें अगर मैंने कुछ प्रोग्रामिंग, कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड कर दिए बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, पाइथन, PHP, कुछ इफेक्ट्स मैंने उसमें डाल दिए, राइट। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सभी जो फाइल्स है, ये सभी फाइल्स मैं मेरे फिजिकल सर्वर में कहीं पे तो भी स्टोर करके रखूंगा, राइट। तो ये चीजें जहां पर स्टोर होगी वो var/// उसके अंदर में, मतलब एक लोकेशन है, उस लोकेशन में मुझे वो सब चीजें स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो स्पेसिफाइड लोकेशन होता है, तो वो जब मैं आपको डेमो दिखाऊंगा तब मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो एक लोकेशन है, वहां पे मुझे वो सभी फाइल्स रखनी पड़ेगी, तभी जाके जो वेब सर्वर है वो उन सब फाइल्स को टर्न कर देगा, फाइल्स को स्टैटिक HTML फाइल्स में टर्न करके फिर वो वेबसाइट पे मतलब पब्लिकली वो एक्सेसिबल होगा इंटरनेट पे। ओके, तो चलिए अभी हम लोग मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कैसे हम लोग वेब सर्वर को इंस्टॉल करेंगे फिजिकल मशीन में या फिर वर्चुअल मशीन में। ओके, तो यहाँ पर मैं सेंटोस की मशीन में आ चुका हूँ। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, साइड फॉन्ट। ओके, ठीक है। तो अभी इसमें मैं सबसे पहले इंस्टॉल करता हूँ HTTP पैकेज। तो अपाची और HTTP पैकेज बोथ आर सेम, अपाची सॉफ्टवेयर वो एक ही चीज है। तो इसमें सिस्टम CTL का यूज करेंगे, सिस्टम CTL, सॉरी रॉन्ग हो गया, सिस्टम CTL नहीं, हम लोग यम इंस्टॉल HTTPD यूज करेंगे। यस, ओके, मुझे ये एरर बता रहा है, डाउनलोडिंग एरर।
ये देखिए यहाँ पे एरर डाउनलोडिंग पैकेजेस, और इसका रीज़न जो है अननोन एरर, कुड नॉट रिजॉल्व होस्ट, ऐसा कुछ तो भी एरर आ रहा है। इसका मतलब एक मिनट में मेरा इंटरनेट एक बार कनेक्शन चेक कर लेता हूँ। ओके, नेटवर्क इज अनरीचेबल, इसका मतलब है मेरा नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसको पहले मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो NMCLI सॉरी, तो NMCLI करने पे मुझे ये देखिए डिस्कनेक्टेड बता रहा है। तो NMCLID, इससे ये नेटवर्क दिखाएगा। तो ओके, यहाँ पे दो IP एड्रेसेस है, दो कनेक्शन है। फर्स्ट कनेक्शन जो है वो लुक बैक कनेक्शन रहेगा आपका, तो लुक बैक IP 127 से शुरू होता है। तो ये सेल्फ टेस्टिंग के लिए यूज होता है लुक बैक, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो जो हमारा मेन इंटरनेट कनेक्शन है या फिर इथरनेट कनेक्शन है वो ये वाला है। डिवाइस का नेम है ENP0S3। ओके, तो ये हमें इसका कनेक्शन हमें ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए मैं NMTUI में जाता हूँ। NMTUI में जो कनेक्शन है उसको एडिट करता हूँ। इसमें अब ये देखिए यहाँ पे डिसेबल दिया है, ठीक है। मैं इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ, इनेबल या ऑटोमेटिक, ओके ऑटोमेटिक कर देता हूँ। देन यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे मैं इसे ऑन कर देता हूँ और ओके। ठीक है, तो हमने अभी कनेक्शन जो है वो ऑन करवा दिया है। अभी मैं पिंग करके देखता हूँ, पिंग 8.8.8। ओके गाइस, सो एक बार फिर से मैं पिंग करके देखता हूँ, पिंग -C। ये काउंट के लिए है। अगर मैं ये काउंट अगर यहाँ पे नहीं डिफाइन करूंगा तो वो कंटिन्यूशन में वो चलता रहेगा, वो कंटिन्यूशन में रिस्पॉन्स देता रहेगा। तो इसके लिए हम लोग चलिए मैं इसको पिंग करके देखता हूँ। ओके, ये गूगल का IP है 8.8.8, गूगल DNS का IP होता है। तो इसको चेक किया मैंने, तो ठीक है, अभी ये काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मतलब नेटवर्क ऑन है। फिर से मैं चेक करता हूँ, तो ये देखिए इट इज शोइंग कनेक्टेड। ओके दोस्तों, तो कनेक्शन जो है वो अभी कनेक्टेड बता रहा है। तो इंटरनेट कनेक्शन जो है हमारा ऑन है। तो चलिए अभी डायरेक्टली हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपाची को। तो yum install httpd। तो ये जल्द ही इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम में। काफ़ी बड़ा, सिर्फ 3 MB का पैकेज है ये। इंस्टॉल साइज 10 MB बता रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, तो हमने अभी इसे इंस्टॉल कर दिया है। तो जैसे ये पैकेज इंस्टॉल किया वैसे हम इसको चेक कर सकते हैं। सिस्टम CTL स्टेटस और जो पैकेज है उसका नाम, जैसे HTTPD हमने इंस्टॉल किया तो उसका पैकेज का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी ये हमको इनएक्टिव डेट बता रहा है, राइट। तो मतलब ये अभी ऑन नहीं है। तो इसको ऑन करने से पहले, मतलब इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि फायरवॉल में हम लोग कुछ सर्विसेज HTTP और HTTPD सर्विस जो है, HTTPS सर्विस जो है, ये दोनों सर्विस को हम लोग ऐड कर देते हैं, राइट। तो फायरवॉल में इसे ऐड करने के लिए फायरवॉल CMD कमांड यूज करेंगे। देन इसको परमानेंट, ठीक है,
उसके बाद में हम लोग जोन यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, जोन को हम लोग पब्लिक रखेंगे। देन ऐड सर्विस, ठीक है, ऐड सर्विस जो है दैट इज HTTP, राइट, ऑलरेडी इनेबल। ओके, सो ये अभी बता रहे हैं कि ये ऑलरेडी इनेबल है, तो अगर आपके सिस्टम ये इनेबल ना हो तो आपको इसको इस तरीके से इनेबल करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो कमांड है इसे आप रन कीजिए ताकि HTTP सर्विस आपके सिस्टम में इनेबल हो। तो सेम हम HTTPS के साथ में करेंगे और ये भी ऑलरेडी इनेबल है, तो दोनों जो HTTP एंड HTTPS सर्विस है वो ऑलरेडी इनेबल हो चुकी है मेरे सिस्टम में। ओके, तो अब हम हमारा जो HTTP सर्विस है इसको हम लोग करेंगे स्टार्ट। तो इसको मैंने कर दिया स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद अभी अगर मैं इसका स्टेटस चेक करता हूं तो ये मुझे अप एंड रनिंग में बताएगा, तो ये एक्टिव रनिंग बता रहा है, राइट। तो इसका मतलब है जो वेब सर्वर है वो हमारे सिस्टम में हमने ऑन कर दिया है, राइट। तो अभी इसे हम लोग एक तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि HTTP सर्विस रनिंग है या नहीं है, और एक है जैसे ps-ef, ये जो कमांड है इससे भी आप लोग ग्रेप से चेक कर सकते हो। तो ग्रेप अगर मुझे HTTPD करना है, मतलब HTTP के जितने भी प्रोसेसेस रनिंग में होंगे वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो मैं इसे करता हूँ, तो ये देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 प्रोसेसेस जो है वो रनिंग में है, नॉट एग्जैक्टली 5 प्रोसेसेस रनिंग में, ओके। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि सिस्टम में सच में HTTP पैकेज सिस्टम में अवेलेबल है या नहीं। अगर वो चेक करना है तो सेम यही कमांड है, ps-ef grep HTTPD, ठीक है। अगर आपको लेटेस्ट से FTP अगर मुझे कमांड यूज करना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे HTTP नहीं है, ठीक है। जो ये जो आपको एंट्री दिख रही है दैट इज फॉर ग्रेप। जो ग्रेप हमने रूट यूजर है उस यूजर ने ग्रेप कमांड रन की है टू चेक FTP, तो वो ऑटो चेक करने के लिए FTP यूज किया है, बस वो उसके एंट्री बता रहा है। मतलब कोई भी FTP रनिंग में नहीं है, ठीक है, या फिर ये पैकेज अवेलेबल नहीं है। ओके, तो अभी हम सिस्टम CTL को मैं अभी स्टॉप करता हूँ, देखते हैं कि ये स्टॉप होता है या नहीं। तो स्टॉप करने के बाद इसका स्टेटस चेक करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसने स्टॉप बता दिया, सो इनएक्टिव एंड डेड पड़ा हुआ ये। अभी इसको फिर से ps-ef देन grep PD चेक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो स्टॉप हो चुका है, कोई भी प्रोसेस ऑन नहीं है, ठीक है। जब भी आप किसी सर्विस को स्टार्ट करते हो उसके बाद ही उसको प्रोसेस आईडी मिलता है, राइट। तो अभी इसमें कोई सर्विस आईडी, मतलब इसको तो हमने अभी स्टॉप कर दिया, तो कोई भी प्रोसेस रनिंग में नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है। ओके, तो फिर से मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ ताकि हम लोग और चेक कर पाए, ठीक है। और चेक करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे आपने अभी इसे स्टार्ट कर दिया, राइट, तो अभी स्टार्ट करने के बाद में आप कल कमांड यूज कर सकते हो। कल कमांड से आप जो लोकल होस्ट है उसको आप पिंग कर सकते हो, राइट। जैसे मैं अभी IP एड्रेस IPA से आप IP एड्रेस पता कर सकते हो सिस्टम का। ये लूप बैक IP होता है 127.0.0.1। 127 से जो भी IP स्टार्ट होता है इट मीन्स कि ये आपके इंटरनल चेक्स के लिए होता है, ठीक है। आपके सिस्टम के इंटरनल चेक्स के लिए ये IP दिया हुआ होता है, दैट इज लूप बैक IP। और यहाँ पे आप नीचे आओगे, ये हमारा नेटवर्क है, देन इसको जो IP मिला है दैट इज 10.0.2.15। तो सिस्टम में ये IP दिया गया है, राइट। तो ये IP मिला है, तो 10.0.2.15। तो ये हमारा IP है। और एक तरीका है IP चेक करने का, होस्ट नेम
-i कर दीजिए, वो डायरेक्टली आईपी दिखा देगा। ठीक है, मतलब कन्फ्यूजन होगा नहीं। तो यहाँ पे 10.0.2.15 तो अभी फिर से मैं कल HTTP और जो आईपी एड्रेस है उसको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 2.15 और देखता हूँ। तो इसको लेस भी कर देता हूँ, मतलब तो अभी यहाँ पर देखिए ये अपाची HTTP टेस्ट पेज पावर्ड बाय सेंटोस। तो मतलब ये अपाची का जो टेस्टिंग पेज है ये लोड हो चुका है यहाँ पे। इसका मतलब कि अपाची जो है ठीक तरीके से हमने सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया है। ये ठीक से काम कर रहा है। ठीक है, तो आप और नीचे जाओगे तो ये पूरा वेबसाइट है, इसका कोडिंग दिखा रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें टर्मिनल पे आपको नहीं दिख सकती, राइट, क्योंकि टर्मिनल पे तो सिर्फ कोडिंग ही दिखेगी, उसकी जो भी कोडिंग होगी। तो ये वही HTML कोडिंग पूरा दिखा रहा है, राइट। तो अपाची HTTP सर्वर के बारे में, तो इसका मतलब अपाची HTTP सर्वर इंस्टॉल हो चुका है करेक्टली। फिर से और एक चीज़ है, मैं आपको E-लिंक्स करके एक टर्मिनल का वेब ब्राउज़र है, ये टर्मिनल वेब ब्राउज़र, जैसे आपका गूगल वेब ब्राउज़र है उसी तरीके से ये E-लिंक्स नाम का एक ब्राउज़र है जो कि टर्मिनल पे यूज़ होता है। तो इसको हम लोग मुझे आईपी चेक करना है, आईपी है 10.0.2.15। ओके, नाउ E-लिंक्स में जाएंगे, यहाँ पे HTTP 10.0.2.15, आई होप कि ये सही है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे अभी जो पेज है वो लोड हो गया है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ग्राफिक्स ना होने के कारण जो ग्राफिक्स है वो नहीं दिखाई देगा, ओनली जो लेटर्स है वही दिखाई देंगे। तो ये हमारा वेबसाइट है। द वेबसाइट यूजर्स इज इधर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम। ओके, दैट्स फाइन। ओके, सो हमने HTTP वेब सर्वर अच्छे से इंस्टॉल कर दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो डोमेन होता है, लेट अस से मेरा एक डोमेन है, दैट इज harshilpawnikar.com। तो ये डोमेन मुझे यूज करना पड़ेगा, राइट। सो ये डोमेन पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, ब्राउजर पे ये डोमेन चलना चाहिए। तो ये डोमेन चलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डोमेन खरीदना पड़ेगा, राइट, इसे परचेस करना पड़ेगा। परचेस करने के बाद में डोमेन के साथ में जो नेम, जो हमारा डोमेन होता है दैट इज harshilpawnikar.com, इसके साथ में जो आईपी है, आईपी और डोमेन को हम लोग बाइंड कर देंगे DNS में, राइट, ताकि नेम टू आईपी और आईपी टू नेम रेजोल्यूशन हो सके। तो उसके लिए हमको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा DNS सर्वर में। देन राउटिंग इंफॉर्मेशन, आपकी जो पब्लिक आईपी, जो प्राइवेट आईपी है, उसका आपको ठीक तरीके से राउटिंग करना पड़ेगा, एक राउटिंग टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं, राइट। तो बहुत सारे रिसोर्सेज और ज्यादा लगने वाले हैं, इट्स नॉट दैट सिंपल। तो ये जो है, ये सिंपल चीजें ये सर्वर साइड में हम लोग कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आप और भी देखोगे तो नेटवर्किंग पार्ट आ गया, उसमें DNS भी आता है, राइट। उसके बाद में सर्टिफिकेट्स भी ऐड करने होते हैं ताकि सिक्योरिटी ज़्यादा मिले। तो ये सब चीज़ें होती है। तो अभी के लिए हमने हमारे जो फिजिकल सर्वर है उसमें वेब सर्वर इंस्टॉल किया है, उसको ऑन किया है, उसका टेस्टिंग किया है, एंड इट इज़ वर्किंग फाइन। ठीक है, अभी हम लोग एक वेबसाइट HTML वेबसाइट लेंगे, उस वेबसाइट को हम लोग होस्ट करेंगे। इसी फिजिकल मशीन में हमें उसे होस्ट करना पड़ेगा। तो वो जो सभी फाइल्स है वो HTML, CSS, जावा, PHP, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई या फिर कोडिंग की हुई फाइल्स जो है उसको हमें एक स्पेसिफिक लोकेशन में वहां पे रखना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो लोकेशन। तो
ये लोकेशन है var.www.html, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल harshelscloud.com, ठीक है, ये वाला एक मैंने ऐसे ही बनाया था, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप कुछ भी बना सकते हो। लेट अस से ये मैंने एक डोमेन बनाया था, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे index.html ये वाली फाइल, इस नाम की एक फाइल क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो यही फाइल आपको मतलब इंटरनेट पे यही फाइल दिखने वाली है, ठीक है। तो आपको var.www.html इसके अंदर में आपको आपका जो भी डोमेन है, जो भी नाम आप रखना चाहते हो, आपकी जितनी भी फाइल्स है, ठीक है, उसको index.html में आपको रखना पड़ेगा। और फिर उसका जो इंटरकनेक्शन जो है CSS के साथ में या फिर जावा को वो कॉल करेगा, वो जो फंक्शन जो आप जो भी रखते हो, ठीक है। तो सभी फाइल वो एक ही इसमें रहनी चाहिए ताकि वेबसाइट ठीक तरीके से दिख सके। तो ओके, तो आगे जाके आगे के वीडियो में मैं आपको होस्ट मतलब वर्चुअल होस्ट कैसे क्रिएट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। मतलब लेट अस से कि एक डोमेन है, मतलब मेरा डोमेन है, लेकिन मेरे पास 5-6 अलग अलग डोमेन है, ठीक है। जैसे समझ लो harshilpawnikar.com, देन xyz.com, राइट, abc.com। तो मतलब ये 3-4 अलग अलग डोमेन है। तो अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग सर्वर मतलब रिसोर्सेस ज्यादा खर्चा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, एक ही सर्वर पे मेरे एक ही मशीन में या फिर वर्चुअल मशीन में मैं अलग अलग वर्चुअल होस्ट क्रिएट करूंगा और उस वर्चुअल होस्ट में मैं डोमेन्स रखूंगा। मतलब मल्टीपल डोमेन्स में एक ही सर्वर पे रख सकता हूं, राइट, वो रन करेंगे एक ही सर्वर पे। तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल होस्ट। तो ये आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आई होप कि मतलब आप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।